everyone, welcome back to Pharmacy India Plus. I hope you all are doing well. और एलिमिनेशन रिएक्शंस में ही आज हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज की पूरी क्लास में हम कवर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन। ये क्या बना देगा मैम, जितने बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ना उतने हमारे प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमारा फाइनली क्या लिख सकते हैं हम? फाइनली हम लिख सकते हैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 चल रही थी और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि हमने एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था। और अगर पहले वाला लेक्चर बेटा आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वाला लेक्चर देखिएगा, क्योंकि अगर वो वाला लेक्चर नहीं देख पाए हो इसके जस्ट पहले वाला, तो आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में अपना एलिमिनेशन स्टार्ट कर दिया था और एलिमिनेशन रिएक्शंस में ही आज हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज की पूरी क्लास में हम कवर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शंस, एज इन कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो E1 और E2 रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड हमें किस प्रकार के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। एलिमिनेशन रिएक्शन को बहुत बेसिक से मैंने कवर किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, जहां पर मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन, उसकी रिएक्टिविटी, उसका ऑर्डर, उसकी मैकेनिज्म, सब कुछ बहुत डिटेल में कवर करी है। तो आप चाहो तो सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन वाला लेक्चर देखो, बाद में ये वाला लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम आ गए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शंस पे, यानी मैम जो एलिमिनेशन के पार्ट थे E1 और E2, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला अफेक्टिंग फैक्टर क्या होता है मैम? सबसे पहला अफेक्टिंग फैक्टर तो होगा हमारे पास में लीविंग ग्रुप। पहला अफेक्टिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा? मैम पहला अफेक्टिंग फैक्टर तो हमारे पास में लीविंग ग्रुप हो जाएगा। अब मैंने लीविंग ग्रुप क्यों बोला, क्यों भाई लीविंग ग्रुप एक अफेक्टिंग फैक्टर हो जाएगा? मैम लीविंग ग्रुप अफेक्टिंग फैक्टर इसलिए होगा क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे थे तब हैलोजन क्या कर रहा था मैम? वो लीव करके चला जा रहा था। E1 में कार्बोकेटाइन बन जा रहा था, E2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही थी, वो लीव करके जा रहा था। बेसिकली E1 E2 दोनों में ही हमारा क्या हो रहा था मैम? लीविंग ग्रुप लीव कर रहा था। और आपने तब भी हमें बताया था कि जितना बेटर लीविंग ग्रुप होने वाला है, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, जितनी उसकी लीव करने की टेंडेंसी होगी, उतनी फास्ट हमारी रिएक्शन होने वाली है। E1 भी E2 भी, क्योंकि E1 हो या फिर E2 हो, दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं मैम? दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं लीविंग ग्रुप पे। जितना बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा उतनी ज्यादा हमारी क्या हो जाएगी मैम? उतनी अच्छे से E1 और E2 रिएक्शन की रेट हो जाएगी। यानी आप यहां पर लिख सकते हो बेटर लीविंग ग्रुप, बेटर द लीविंग ग्रुप, बेटर द लीविंग ग्रुप, faster will be the elimination reactions, faster will be the elimination reactions। जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट क्या होंगी मैम? उतनी फास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। तो भाई सबसे अच्छी एलिमिनेशन रिएक्शन कौन से लीविंग ग्रुप की होगी मैम? अगर वो I- होता है तो वो सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप दिखाएगा। उसके बाद में मैम, उसके बाद Br-, उसके बाद Cl- और सबसे कम कौन होगा मैम? सबसे कम हो जाने वाला है F-। समझ आया? तो ये क्या रहने वाला है मैम? ये रहने वाला है हमारे पास में ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप, कि जितना फास्ट हमारा लीविंग ग्रुप होगा या जितना बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये ऑर्डर देख लो, सबसे ज्यादा I-, देन Br-, देन Cl-, देन F-। तो पहला अफेक्टिंग फैक्टर क्या था मैम? जो पहला अफेक्टिंग फैक्टर था वो था हमारे पास में लीविंग ग्रुप का। ठीक है भाई, पहला अफेक्टिंग फैक्टर कौन सा था मैम? पहला अफेक्टिंग फैक्टर था लीविंग ग्रुप का। उसके बाद बात करें तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है सॉल्वेंट। मैम अब बात यह है कि सॉल्वेंट कैसा होगा, आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए हमारे पास E1 के लिए या फिर E2 के लिए, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? समझिएगा, अगर तो E1 होता है तो सॉल्वेंट कैसा होगा मैम? सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
कैसा सॉल्वेंट लेंगे मैम? अगर E1 आ रहा है तो वहां पर सॉल्वेंट हमारा होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है मैम? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिसके पास OH या फिर NH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, उनको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर हमारे पास E2 आता है तो क्या होगा मैम? E2 आता है तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी मैं लिखवाती हूँ, पहले इतना लिखिए, पहले इतना लिखिए कि फॉर E1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मस्ट बी देयर। कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए मैम? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मस्ट बी देयर। कौन सा सॉल्वेंट होगा मैम? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। और अगर तो हम E2 की बात करेंगे तो कैसा सॉल्वेंट होगा मैम? E2 की अगर आप बात करोगे तो आपके पास में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। कौन सा सॉल्वेंट होगा मैम? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहां पर हो जाएगा। अब बात रही कि मैम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, समझिएगा। जिसके पास में भी OH या फिर NH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कि फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। जो कि फर्दर क्या कर सकता है मैम? जो कि फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं मैम? इसको हम बोल सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा मैम? जिसके पास लैक होता है, यानी जिसके पास कमी होती है OH एंड NH ग्रुप की, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब आपके मन में आएगा कि मैम थोड़े से एग्जाम्पल करवा दीजिए कि पोलर प्रोटिक का एग्जाम्पल क्या होगा, पोलर एप्रोटिक का एग्जाम्पल क्या होगा। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर पोलर प्रोटिक आ जाता है बेटा, अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक आ जाता है तो उसके एग्जाम्पल समझो। अगर पोलर प्रोटिक आता है ना बेटा, तो उसके एग्जाम्पल्स हमारे पास होने वाले हैं जैसे कि वाटर। किसका एग्जाम्पल है मैम? पोलर प्रोटिक का एग्जाम्पल है। या फिर उसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्कोहल। किसका एग्जाम्पल है? पोलर प्रोटिक का। या फिर कोई एसिड, किसका एग्जाम्पल है? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पोलर प्रोटिक के, राइट, जिसका यूज हम E1 में करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास आ जाता है पोलर एप्रोटिक, अगर हमारे पास आ जाते हैं पोलर एप्रोटिक, तो एप्रोटिक मतलब क्या मैम? एप्रोटिक का मतलब है यहाँ पर वो लोग होने वाले हैं जिनके पास में OH या NH बॉन्ड कमी होगी, या इनके पास OH या NH बॉन्ड नहीं होगा। तो अब क्या आ जाता है मैम? पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक के जगह पे आप क्या लिख सकते हो मैम? DMSO। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा DMF यानी डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, पोलर एप्रोटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो एसीटोन, किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे मैम? ये सारे के सारे पोलर एप्रोटिक के एग्जाम्पल हैं। तो इन सभी का यानी पोलर एप्रोटिक का यूज आप E2 में करेंगे, E1 में पोलर प्रोटिक का यूज करेंगे। पोलर प्रोटिक जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, हमारे पास कोई भी एसिड वगैरह हो गया, तो ये सब किस में आते हैं मैम? ये सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं सॉल्वेंट्स। किस में आ जाता है ये मैम? ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉल्वेंट। बताओ भाई, इतना समझ आया? क्या इतनी चीजें समझ आई? अब अगर इतनी चीजें समझ आई है तो अब हम थर्ड कैटेगरी की तरफ मूव ऑन करते हैं, यानी थर्ड फैक्टर जिस पे ये अफेक्ट करता है। कौन सा थर्ड फैक्टर है मैम? थर्ड फैक्टर है आपके पास में नेचर ऑफ बेस। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है बेटा मैम? थर्ड फैक्टर जो होगा वो होगा नेचर ऑफ बेस, यानी बेसिक नेचर कैसा रहने वाला है। जो बेस हम यहाँ पर यूज करते हैं, E1 E2 दोनों में बेस यूज कर रहे हैं, कैसे बेस हम यूज करेंगे, किस टाइप के बेस हम यूज करने वाले हैं, याद रखना। अगर तो तुम E1 रिएक्शन यूज कर रहे हो, फॉर E1 यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन के लिए बेस कैसा होने वाला है? यहां पर लिखो वीक बेसिस आर यूज्ड। कैसे बेसिस यूज किए जाते हैं मैम? वीक बेसिस यूज किए जाते हैं। और अगर बेटा आप बात कर रहे हो E2 की, E2 बोले तो बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इनके लिए कैसे बेसिस चाहिए होते हैं? लिख लेना, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर यूज्ड। इनके लिए कैसे बेसिस चाहिए होंगे मैम? इनके लिए ना हमें स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए होंगे। ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेना कि अगर तुम्हारे पास E1 आता है तो उसके लिए वीक बेसिस चाहिए हमें, अगर हमारे पास में E2 आता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें चाहिए होंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं बेटा? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? आई होप इतनी चीजों में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हैं, इतनी चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। भाई बता दीजिए हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा? हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर होता है बेटा वो होता है टेम्परेचर।
अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम टेम्परेचर पे कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन बेस्ड होती है, किस तरह से जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन आप हमें पढ़ा रहे हो ये टेम्परेचर पे बेस्ड है, ऐसा क्या होता है? बताइए ऐसा क्या होता है कि ये टेम्परेचर पे बेस्ड होते हैं? समझिएगा ध्यान से, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एलिमिनेशन फैसिलिटेट होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे एलिमिनेशन का रेट इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases, rate of elimination reaction also increases। इसका रेट क्या हो जाएगा मैम? इसका रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है मैम? जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा मैम? ये तो हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर वाले एरिया में, यानी टेम्परेचर वाले फील्ड में। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसे छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला जाता है, इसे छोटा सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कई बार ये एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, कई कई बार इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, अगर एग्जाम में आया तो मिस नहीं होगा आपका। हमारा कॉन्सेप्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कॉन्सेप्ट आपका है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या है आप सभी को पता है, कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट होता है। अब उसी कार्बोकैटायन का किस किस तरीके से हम रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं? कार्बोकैटायन तो भाई हमारे पास ये बन गया, मान लो हमारे पास कोई कार्बोकैटायन है, अब इस कार्बोकैटायन का कैसे करके हम रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं, ये सवाल हमारे पास बनता है। कार्बोकैटायन का कैसे रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं? समझिएगा, यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर शिफ्ट या माइग्रेशन होता है प्रोटॉन्स का। जब जब हम ये रीअरेंजमेंट करवाएंगे तब तब क्या होगा मैम? तब तब प्रोटॉन्स का माइग्रेशन आप बोल दो या फिर शिफ्टिंग होती है। इस शिफ्टिंग से क्या होगा मैम? ये शिफ्टिंग तब तक चलती रहती है जब तक हमारा कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन ना बन जाए। जब कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाता है तब ये शिफ्टिंग रुक जाती है। बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या होता है मैम? इस रीअरेंजमेंट का मेन मोटिव होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लाना, यानी कार्बोकैटायन को सबसे ज्यादा स्टेबल बनाना। यही हमारा बेसिकली मोटिव हो जाता है मेन, कि हमारा मोटिव क्या हो गया मैम? हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमारा कार्बोकैटायन और भी ज्यादा स्टेबल बन सके। यानी हमारे पास क्या होगा यहां पर, आप यहां पर लिख सकते हो कि द माइग्रेशन और शिफ्टिंग of proton from one carbon to another, from one carbon to another for the stability of carbocation, for the stability of what मैम? फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बताओ भाई क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? और एक और चीज, यहां पर शिफ्टिंग सिर्फ प्रोटॉन की नहीं होती है, यहां पर ये भी चीजें मेंशन कर देना कि शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल ऑल्सो टेक्स प्लेस। यहां पर किस किस की शिफ्टिंग हो सकती है? जब जब हम ये माइग्रेशन पढ़ने वाले हैं, यहां पर अपने प्रोटॉन की शिफ्टिंग तो होगी होगी, साथ में और किसकी शिफ्टिंग हो सकती है मैम? साथ में हमारे पास मिथाइल की भी शिफ्टिंग बहुत ही इजीली हो सकती है। किसकी शिफ्टिंग हो सकती है मैम? मिथाइल की भी शिफ्टिंग बहुत ही इजीली हो सकती है। डन? क्या इतनी चीजें समझ में आई? अब अगर इतनी चीजें समझ में आई है तो आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, और शिफ्टिंग दो लोगों की हो सकती है। आपने बोला या तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो सकती है या तो आपने बोला मिथाइल की शिफ्टिंग हो सकती है। सवाल ये उठता है कि हम ये शिफ्टिंग करवा क्यों रहे हैं? तो मैम आप इसका भी आंसर हमें दे चुके हो। हम ये शिफ्टिंग करवा रहे हैं ताकि कार्बोकैटायन और भी ज्यादा स्टेबलाइज हो सके, ताकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और भी ज्यादा इनहेंस हो सके। तो यहां पर लिखो कि शिफ्टिंग दो टाइप की होती है। शिफ्टिंग इज ऑफ टू टाइप्स। हम यहां पर लिख सकते हैं
कि जो शिफ्टिंग होती है वो कितने टाइप की होती है मैम? जो शिफ्टिंग है वो आपकी 2 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन से टाइप की होती है भाई? जो मैम पहली शिफ्टिंग होती है वो होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग किसको बोलते हैं मैम? जब हाइड्रोजन शिफ्ट करता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक, इसको बोला जाता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको मैम? इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। किसको बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग? याद रखिएगा, जब आपका प्रोटॉन यानी जब आपका हाइड्रोजन एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक शिफ्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं मैम? हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने लिया कार्बन CH3, यहां पर है हाइड्रोजन और यहां हमने ले लिया CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ CH2 पॉजिटिव क्यों लिया है? यहाँ पॉजिटिव लेने का मतलब है क्योंकि हमने कार्बोकेटाइन बनाया। पॉजिटिव क्यों लिया मैम? यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेने का मतलब है क्योंकि हमने कार्बोकेटाइन बनाया है। तो यहाँ पर क्या बन गया मैम? यहाँ पर देखिए कार्बोकेटाइन है। डन। अब यहाँ पर क्या होना है मैम? यहाँ पर देखो आपके पास एक हाइड्रोजन दिया है, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मैम हाइड्रोजन की शिफ्टिंग। अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ क्या कर जाएगा? यहाँ पर मैम शिफ्ट कर जाएगा। अब जैसे ही वाला हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो कार्बन एज इट इज, ये वाला CH3 एज इट इज रहेगा, ये वाला CH3 एज इट इज रहेगा, और ये हाइड्रोजन उसके पास चला गया, दैट मीन्स ये भी CH3 में कन्वर्ट हो गया। और यहां से हाइड्रोजन जा चुका है, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? क्या हो गया यहाँ पर मैम? यहाँ ये वाला जो प्रोटॉन था वो इसकी तरफ मूव ऑन कर गया। जैसे ही वो इसकी तरफ मूव ऑन कर गया, कार्बन पे क्या आ गया? कार्बन के पास से तो प्रोटॉन जा चुका है ना, यहाँ पर क्या आ गया मैम? यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ध्यान रखना, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है मैम? ये बना है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ये बना है आपके पास में बेटा टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला? मैम ये वाला कार्बोकेटाइन कम स्टेबल था, जबकि ये वाला कार्बोकेटाइन टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन कैसा होता है मैम? टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। हमारा तो मकसद भी तो यही था ना, हमारा मकसद ही यही था कि हम कोई सा भी ऐसा रीअरेंजमेंट करें, चाहे हम हाइड्राइड शिफ्ट करें, चाहे हम मिथाइल शिफ्ट करें, कुछ भी ऐसा करें कि कार्बोकेटाइन पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाए। और देखो कार्बोकेटाइन यहाँ पर कम स्टेबल था, लेकिन जैसे ही हमने हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दी, हमारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना है जो कि पहले से और भी ज्यादा स्टेबल हो गया है। यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, नोट डाउन कर लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है यहाँ से। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा मैम? टर्शियरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है मैम? ये हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो ये कैसा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। डन। तो ये क्या था मैम? ये था हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट। क्या था भाई मैम? ये था हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट देख लेते हैं हम मिथाइल शिफ्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मिथाइल शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट तो मैम आपने हमें दिखा दिया, अब आप मिथाइल शिफ्ट भी दिखा दीजिए क्या होता है। यहां पे लिख लो शिफ्टिंग ऑफ अ मिथाइल ग्रुप्स टेक्स प्लेस। यहां पे लिख लो माइग्रेशन ऑफ अ मिथाइल ग्रुप, माइग्रेशन ऑफ अ मिथाइल ग्रुप टेक्स प्लेस। किसका माइग्रेशन होगा मैम? मिथाइल ग्रुप का यहाँ माइग्रेशन होता है। इसका एग्जाम्पल बता दीजिए मैम। चलो भाई बताते हैं एग्जाम्पल। लेट अस सपोज यहाँ पे क्या है मैम? यहाँ पर कार्बन है। अब कार्बन किस किस से कनेक्टेड है मैम? CH3 और CH2 प्लस। देख लो ध्यान से, हमने क्या कंपाउंड लिया है? हमने लिया है कार्बन, जो कि बेसिकली किस किस से कनेक्टेड है मैम? CH3 और CH2 प्लस से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, अब बताओ क्या आएगा मैम? अभी देखिए यहाँ पर हमें मिथाइल शिफ्ट करना है, यानी प्रोटॉन तो मैम कोई है ही नहीं, यहाँ पर मिथाइल है सारे के सारे। मिथाइल की अब हमें करनी है शिफ्टिंग। तो भाई कौन से मिथाइल की शिफ्टिंग करें? कैसे शिफ्टिंग करें मैम? किसी भी मिथाइल की शिफ्टिंग कर दो, सारे मिथाइल एक जैसे हैं। तो हम क्या करते हैं? हम इस वाले मिथाइल की यहाँ शिफ्टिंग कर देते हैं। जैसे ही हम इस वाले मिथाइल की यहाँ शिफ्टिंग करेंगे, देखो हमारे पास क्या बनेगा। जैसे ही हमने इस मिथाइल की यहाँ शिफ्टिंग की, ये कार्बन एज इट इज, मिथाइल एज इट इज, ये मिथाइल एज इट इज, ये कार्बन
मिथाइल ग्रुप यहाँ से लीव कर चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरे पेन से दिखाती हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा मैम, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्या होगा मैम, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था ही, CH2 तो मैम था ही। इस CH2 के पास कौन चला गया, इस CH2 के पास मैम ये वाला CH3 चला जाएगा। इस CH2 के पास कौन चला गया मैम, ये वाला CH3। अब जरा देखो और बताओ, क्या ये ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है? क्या ये ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है? जल्दी से बता दीजिए भाई, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये ज्यादा स्टेबल है या फिर कम स्टेबल है? मैम देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो प्रोटॉन है ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, और अगर ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है तो क्या हो जाएगा मैम, अभी अभी आपने बताया कि ये वाला हमारा जो है ना वो एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन कैसा होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है मोर स्टेबल। तो क्या हमारा मोटिव सक्सेसफुली क्लियर हो रहा है मैम? बिल्कुल, मोटिवेशन हमारा सक्सेसफुली क्लियर हो रहा है। कैसे मैं बता सकती हूँ क्लियर है? क्योंकि मैम देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास पहले जो कार्बोकेटाइन था वो कम स्टेबल था, लेकिन बाद में जो कार्बोकेटाइन बना वो और ज्यादा स्टेबल बन गया। हम क्या बोल सकते हैं मैम, आप बोल सकते हो कि जब भी हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाते हैं वहां दो शिफ्टिंग कराते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग। दोनों का मोटिवेशन है कार्बोकेटाइन को और ज्यादा स्टेबल बना देना, कुछ भी ऐसा करना कि कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल बन सके। और अगर एक बार आपको सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया, फिर वही हम अपनी शिफ्टिंग को, अपनी रीअरेंजमेंट को रोक देंगे, उसके बाद कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। देखो जैसे यहाँ पर हमारा एक बार टर्शियरी ऑब्टेन हुआ, हमने कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराई। प्रीवियस केस में भी हमें एक बार टर्शियरी ऑब्टेन हुआ, हमने कोई रीअरेंजमेंट दोबारा नहीं कराई। जैसे ही हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, हम कोई रीअरेंजमेंट दोबारा नहीं कराएंगे, बस वहीं पे हमारी चीजें रुक जाएंगी। समझ आया? तो ये था हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, जहां पर हमने क्या देखा है मैम, जहां पर आपने देखा है कि किस तरीके से बेटा ये सारी चीजें वैरी करती है, किस तरीके से हमारा कार्बोकेटाइन और भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो बनता है। तो क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई? क्या ये सारी चीजें क्लियर है? अब अगर ये सारी चीजें क्लियर है बेटा, तो हम एक रूल पढ़ते हैं। वो रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा शॉर्ट नोट्स में बन सकता है। इस रूल को बोला जाता है सेट-जेफ रूल। और ये जो मैं आपको रूल करवाने जा रही हूं, ये शॉर्ट में कई बार पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। इस पे स्टार मार्क कर लेना, इस पे स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बहुत बार पूछा जाएगा और ये हो सकता है फिर से आपके एग्जाम में दे दिया जाए। ठीक है? अच्छा, एक और चीज, सेट-जेफ रूल को हम और किस नाम से जानते हैं मैम? लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज जेट-सेव रूल। किस नाम से जाना जाता है? इसको हम जेट-सेव नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। या तो इसको सेट-जेफ नाम से भी जान सकते हैं, या तो हम इसे जेट-जेफ रूल से भी जान सकते हैं। अब ये सेट-जेफ रूल की हमें जरूरत क्यों पड़ी मैम? जब एलिमिनेशन रिएक्शंस आप पढ़ाओगे ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ते टाइम पे आपको सेट-जेफ रूल की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट इज रिक्वायर्ड, या इट इज यूजफुल, रिक्वायर्ड लिख देते हैं, इट इज रिक्वायर्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शंस। कहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है मैम? जब जब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, तब तब हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी मैम? सेट-जेफ रूल की, तब तब हमें रिक्वायरमेंट होती है। लिखिएगा, जब भी हमारे पास, देखो हमें कैसे जरूरत थी मैम? हमें यहाँ पर अल्काइल हैलाइड था, हमें अल्काइल हैलाइड में भी स्पेसिफिकली किसकी जरूरत थी मैम? हमें अल्काइल हैलाइड में भी बीटा कार्बन की जरूरत थी। तो समझना, जब भी अल्काइल हैलाइड के पास में बीटा कार्बन होता है, तो बीटा कार्बन से अगर हम प्रोटॉन निकाल लें, और अगर हम वो वाला प्रोटॉन मोर हिंडर्ड साइड से निकालते हैं, अगर तो हम प्रोटॉन मोर हिंडर्ड साइड से निकालते हैं, तो बेटा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या होता है मैम? जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा सेट-जेफ रूल को फॉलो करने वाला, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? सेट-जेफ। यानी आप लिखेंगे यहां पर व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड हैव 2 or more beta hydrogens are present,
अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ, जिस भी बच्चे को बीटा हाइड्रोजन नहीं समझ आ रहा है, मैं बता देती हूँ, बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन सब कुछ मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ। अगर बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन समझने में दिक्कत है तो मेरा एलिमिनेशन का पहला वाला लेक्चर देखिएगा, उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रॉपरली समझा रखा है कि बीटा कार्बन क्यों लिया और बीटा कार्बन ही क्यों लिया, सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। यानी हमारे पास क्या आया मैम, अगर बीटा कार्बन प्रेजेंट होगा तो हमारे पास बेसिकली ये किसका एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा मैम, ये दो प्रोडक्ट बना सकता है। क्या कर सकता है ये मैम, इट कैन फॉर्म टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एलिमिनेशन रिएक्शन। जब जब एल्काइल हैलाइड के पास दो या दो से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, देन इट कैन फॉर्म टू प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स। ये क्या बना देगा मैम, जितने बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ना उतने हमारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमारा फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, फाइनली हम लिख सकते हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड के पास दो या दो से ज्यादा बीटा प्रोटॉन है या बीटा कार्बन है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा बीटा कार्बन होंगे उतने ज्यादा हमें प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे। उतने ज्यादा क्या होंगे मैम, उतने ज्यादा प्रोडक्ट रिसीव होंगे। सो क्या करा जाता है मैम, सेटजेफ रूल यूज किया जाता है इसी केस में, जब हमें ये निकालना होता है कि उनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देयरफॉर द सेटजेफ रूल इज यूज्ड टू फाइंड which product is the major one। ठीक है भाई, तो हमारे लिए सेटजेफ का यूज क्यों किया जाता है मैम, सेटजेफ का यूज हमारे पास किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनने वाला है मेजर प्रोडक्ट और कौन सा जो है वो बनने वाला है माइनर प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ आपको ये एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH Br CH3। क्या किया मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें CH3 CH2 CH के नीचे Br और फिर CH3 है। अब Br जिस कार्बन पे लगा है उसके डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोलोगे, यहाँ पर हैलोजन लगा है, इसके डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोलेंगे मैम, Br इस कार्बन पे लगा है, Br इस कार्बन पे लगा है, यानी इस डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम बोल देंगे मैम अल्फा कार्बन। क्या बोल देंगे मैम, इसको हम बोल देंगे अल्फा कार्बन। भाई अल्फा क्यों बोला समझो, मैंने कल भी बताया था जब मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा लेक्चर पढ़ाया था कि जिस भी कार्बन पर हैलोजन लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे मैम, उसी डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोल देते हैं। अब अल्फा के डायरेक्टली अटैच जो भी होते हैं मैम, अल्फा कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच है, इसको बोल देंगे बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच है, इसको बोल देंगे बीटा कार्बन। और ये क्या हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारे पास में गामा कार्बन। तो हमारे पास देखो कार्बन कितने हुए, हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एलिमिनेशन हमेशा बीटा से करवाएंगे, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है वो केवल बीटा एलिमिनेशन है। तो ओवरऑल तुमको पढ़ना क्या है मैम, हमें ओवरऑल बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है, यानी इस बीटा वाले कार्बन से प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा। अब बात ये आ गई कि भाई बीटा कार्बन यहाँ दो प्रेजेंट है, एक ये बीटा कार्बन है एक ये बीटा कार्बन है, हम कौन से बीटा कार्बन से प्रोडक्ट निकाले, प्रोटॉन निकाले मैम, आप दोनों कार्बन से प्रोटॉन निकाल सकते हो। कौन सा मेजर होगा ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। कहां से पता चलेगा मैम, ये पता चलने वाली बात है सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होने वाला है एंड कौन सा प्रोडक्ट जो है वो माइनर होने वाला है। तो समझिएगा, समझना बेटा। अभी अगर हम यहाँ पर क्या करें, लेट अस सपोज यहाँ पर कोई बेस है और हम इस वाले प्रोटॉन को अगर निकाल लें, अगर हम इस वाले प्रोटॉन को निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा, बाकी सब एज इट इज कर दो, यहाँ पर आ जाएगा CH2 माइनस, ये बना हमारे पास। सिमिलरली एक तरफ और लिखो यही सेम रिएक्शन। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इसका प्रोटॉन निकाला, अब मैं इस वाले बीटा का प्रोटॉन निकाल लेती हूं। तो देखना जरा, CH माइनस आ गया, इधर CH आ गया, यहाँ Br एज इट इज है और यहाँ आपके पास में CH3 आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, वापस एलिमिनेशन वाली बातें आ गई मैम। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज जो है वो इधर डीलोकेलाइज करेगा, जिसकी वजह से ये निकल जाएगा। यानी मेजर प्रोडक्ट क्या बना मैम, यानी जो मेजर प्रोडक्ट बना वो है हमारे पास में CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बना मैम, ये जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब उधर देखो भाई क्या होगा, इधर मैम ये वाला निगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, जिसकी वजह से ये लीविंग ग्रुप यहां से रिलीज हो जाएगा। क्या बना मेजर प्रोडक्ट मैम, मेजर प्रोडक्ट बना है CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब बेटा एक ये एल्कीन आपके पास है, एक ये एल्कीन आपके पास है, और एक आपके पास में ये एल्कीन है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी? अब दो दो मैंने यहां पर एल्कीन बना दी हैं, और अब आप बताओ क्या लग रहा है आपको, कौन सी एल्कीन जो है वो यहां मेजर होने वाली है? कौन सी मेजर होने वाली है, बता दो भाई, कौन सी यहां पर मेजर होने वाली है? लिख लो भाई, कंक्लूजन लिखवा देती हूं, यहां कंक्लूजन लिखवा रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, according to Setzeff rule, that product will be the major, that product will be the major in which number of substituents are more, in which number of substituents, in which number of substituents are more attached to alkene, attached to alkene group। क्या ये लाइन समझ आई? बताओ भाई, क्या ये लाइन समझ आई कि मैं दोबारा बताऊं इसमें? बताइएगा। बताओ भाई, हमारे पास सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट क्या होने वाला है मैम? जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा जिसमें हमारी एल्कीन से डायरेक्टली अटैच, यानी एल्कीन से अटैच जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे या जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, वो क्या होने वाला है मैम? वो हमारे पास होने वाला है मेजर प्रोडक्ट। दैट सिंपली मीन्स, यहां पर देखो एल्कीन से अटैच क्या है मैम, इधर एल्कीन से अटैच एक CH2 है और एक केवल CH है, ठीक है जी। अब यहाँ सॉरी एल्कीन से डायरेक्टली अटैच देखना है, ये तो एल्कीन है, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच यहाँ पर क्या है मैम? ये एल्कीन वाला पार्ट है, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच केवल एक CH2 ग्रुप पाया जा रहा है। इधर देखो मैम, इधर एल्कीन से डायरेक्टली अटैच एक इधर भी मिथाइल है, एक इधर भी मिथाइल है। हमें क्या प्रोडक्ट्स मिले थे मैम? हमें दो प्रोडक्ट्स मिले थे, जरा लिखना कौन कौन से। पहला प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ था, पहला प्रोडक्ट हमें क्या रिसीव हुआ था? हमें रिसीव हुआ था, अरे भाई, हमें रिसीव हुआ था CH3, सिंगल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। भाई एक प्रोडक्ट तो हमें ये रिसीव हुआ था, और दूसरा प्रोडक्ट क्या रिसीव हुआ था मैम? दूसरा आपको रिसीव हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये दो प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ये रही एल्कीन, इतनी सी एल्कीन है, ये हमारे पास क्या है मैम? ये हमारे पास एल्कीन है। अब एल्कीन के डायरेक्टली अटैच क्या जुड़ा हुआ है मैम? एल्कीन के डायरेक्टली अटैच केवल एक CH2 ग्रुप है, यानी लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यहां पर कम सब्स्टिट्यूएंट्स बेटा जुड़े हुए हैं, जबकि इस वाले पे देखो, इस पे क्या है मैम? इस पे जो है हमारे पास में ये रही हमारी पूरी की पूरी एल्कीन। अब इस एल्कीन के डायरेक्टली अटैच कौन है मैम? एल्कीन के डायरेक्टली अटैच एक तो ये वाला ग्रुप कनेक्टेड है, एक तो ये वाला ग्रुप कनेक्टेड है। अब एल्कीन के डायरेक्टली अटैच दो दो ग्रुप्स कनेक्टेड है, यानी हम क्या लिख सकते हैं मैम? हम सीधे सीधे आप लिख दीजिए, यहां तो है मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब क्योंकि बेटा यहाँ मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स थे, क्योंकि यहाँ मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, जिस वजह से ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा मैम? ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। इसी को अगर मैं दूसरा नाम दूं तो क्या बन गया मैम? ये बन गया सेटजेफ प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट बन गया मैम? ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका बन चुका है सेटजेफ प्रोडक्ट। समझ आया? जहां मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे मैम? जहां भी मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं उस प्रोडक्ट को आप बोल दो सेटजेफ प्रोडक्ट। और अगर एल्कीन से डायरेक्टली अटैच लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो वो कैसा बन जाएगा मैम? ये बन जाने वाला है हमारा माइनर प्रोडक्ट।
और ये सिचुएशन कब आएगी? ये सिचुएशन मैम तब आएगी जब हमारे पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन निकलते ही बीटा कार्बन से हैं। प्रोटॉन कहां से निकलते हैं मैम? प्रोटॉन निकलते ही बीटा कार्बन से हैं। अगर एक से ज्यादा बीटा प्रोटॉन होंगे तो हमारे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर हम क्या कह देंगे? फिर हम कह देंगे मैम की जो मेजर होगा वो सेट होगा। एक दो एग्जाम्पल अगर मैम आप और समझा दोगे ना तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। चलिए भाई, एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और समझा देती हूँ। कैसा समझाऊं भाई? क्या दूं आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में? लेट अस सपोज ऐसा कुछ मैंने दे दिया है ना, यहाँ पर आपके पास क्या होगा? यहाँ पर आपके पास में कोई ना कोई हैलोजन है, या फिर सिंपल देते हैं, थोड़ा सिंपल सा देते हैं। कोई एक इधर हैलोजन है, डन। एक यहाँ पर हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, अरे एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर हैलोजन है ना। अब हमारे पास आ गया भाई बेस। क्या आ गया? अब हमारे पास आ गया बेस। अब बताओ भाई ये बेस क्या करेगा? व्हाट डू यू थिंक? ये बेस अब क्या करने वाला है मैम? अगर तो ये बेस जो है वो बीटा प्रोटॉन को रिमूव करता है, लीविंग ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन है मैम और एक ये बीटा कार्बन है। अगर इस वाले प्रोटॉन को हमने हटा दिया, अगर बेस ने कहाँ अटैक किया है? अगर तो इस बेस ने इस वाले प्रोटॉन पे मैम अटैक करा है ना, तो देखिए प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा सा बनेगा। ये इधर जाएगा जिसकी वजह से ये लीव कर जाएगा और हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम? प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा रिसीव होगा। क्या रिसीव होगा मैम? हमें कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट रिसीव। क्या रिसीव हुआ मैम? हमें कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट जो है वो रिसीव हो गया। ठीक। और अगर सिमिलरली मैं क्या बताऊं? सिमिलरली बेटा अगर हमारा मोर हिंडर्ड साइड का जाता, सिमिलरली अगर हमारा मोर हिंडर्ड साइड का जाता, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, यहाँ लीविंग ग्रुप है, यहाँ लीविंग ग्रुप है और ये वाला भी हमारे पास बीटा कार्बन है, ये वाला भी बीटा कार्बन है। एक बार फिर से समझिए ये चीज, एक बार फिर से समझो ये चीज। हमने क्या लिया मैम? ये वाला जो कार्बन था ये हमारे पास था अल्फा कार्बन, उससे डायरेक्टली अटैच एक ये बीटा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन। बेस आया, सबसे पहले तो उसने इस वाले प्रोटॉन को खाया, और एक और कंडीशन बना देते हैं, एक और कंडीशन में बेटा बेस आया और उसने इस बार इस वाले प्रोटॉन को खाया। देखो दोनों में बना क्या। अब इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, अगर ये वाला प्रोटॉन खा लेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, ये लीविंग ग्रुप है। और अगर ये वाला प्रोटॉन खाएगा तो देखो कहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और ये लीविंग ग्रुप है। अब देखो क्या होगा मैम? अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज जो है वो ऐसे डीलोकेलाइज करेगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम? प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा बन गया। इसमें देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट? इसमें मैम निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। प्रोडक्ट क्या बना मैम? प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा बना। अब ध्यान से समझना, हमारे पास एल्कीन कहाँ है? ये देखिए मैम, ये हमारे पास है एल्कीन। अब एल्कीन से डायरेक्टली अटैच एक मिथाइल ग्रुप, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच दो, यानी यहाँ सब्स्टिट्यूएंट देखो ना मैम ज्यादा है, जबकि यहाँ देखिए ये रही आपकी एल्कीन। एल्कीन से डायरेक्टली केवल बेचारा यही वाला, यानी बता दो कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर? मैम दूर से ही लग रहा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होता है सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा ये प्रोडक्ट मैम? ये हो जाएगा सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट कैसा रहता है मैम? मेजर रहता है। जबकि ये वाला प्रोडक्ट कैसा रह जाएगा? ये वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर रहेगा। और याद रहे माइनर प्रोडक्ट्स को बोला जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट्स। माइनर प्रोडक्ट्स को बोला जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट्स। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो मेजर प्रोडक्ट बना था वो था सेटजेफ प्रोडक्ट, और यहाँ ये जो माइनर प्रोडक्ट आया था वो क्या था? वो था हॉफमैन प्रोडक्ट, और हॉफमैन प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है। डन। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये समझ आया कि कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर। जल्दी जल्दी रिकैप ले लो, आज हमने किया क्या क्या। सबसे पहले तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन, और क्या था मैम? टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। समझो E1 और E2 के बारे में सब कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमने बस उन्हीं चीजों को एक तरीके से रिकैप किया फैक्टर्स के रूप में। पहला फैक्टर कौन सा था मैम? पहला फैक्टर था आपके पास में लीविंग ग्रुप। अब समझिएगा ध्यान से, जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा, जितनी जल्दी वो लीव करके चला जाएगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा, उतनी फास्ट हमारी क्या होगी? रिएक्शन। ऐसा समझिए जैसे आपकी लाइफ में से कोई एक टॉक्सिक फ्रेंड है, वो जितना जल्दी आपकी लाइफ से निकल जाएगा उतनी जल्दी आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। तो जितना जल्दी टॉक्सिक
नेस निकलेगी, जैसे I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, उतना बेटर रिएक्शन होगी। दूसरी चीज सॉल्वेंट, कैसे सॉल्वेंट होने चाहिए। दो सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। अगर तो E1 है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है, अगर E2 है, पोलर एप्रोटिक। एग्जाम्पल्स हैं दोनों के। उसके बाद क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया कि मैम नेचर कैसा रहेगा बेस का, तो समझिएगा बेस वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन E1 में हमेशा हम वीक बेसिस यूज करेंगे, E2 में हमेशा हम स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा E1 और E2 की रिएक्शन फैसिलिटेट कर जाएगी। तो अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग आ जाए तो ये सारे फैक्टर्स लिख के आने हैं आपको। देन हमने क्या देखा, देन हमने देखा एक छोटा सा टॉपिक था बेटा, और इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, हो सकता है कभी कभी किसी के साथ कंबाइन करके पूछ सकता है। दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन। सबसे पहले तो मोटिव समझो कि कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट होता ही क्यों है। कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट होता है और भी ज्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए। मान लो पहले कार्बोकैटाइन स्टेबल नहीं है, अगर हम रीअरेंज कर दें और वो स्टेबल बन रहा है और भी ज्यादा, तो हम रीअरेंज करेंगे। यानी मेन मोटिव हमारा है कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा वैसे वैसे हम रीअरेंज करेंगे। दो तरीके से होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग में हाइड्रोजन को शिफ्ट किया जाता है, तब तक शिफ्ट करेंगे जब तक हमें स्टेबल कार्बोकैटाइन ना मिल जाए, जैसे ये मिला था। दूसरा हो जाता है मिथाइल शिफ्टिंग। यहां माइग्रेशन किसका होता है, मिथाइल ग्रुप का। जैसे कि ये देखो, यहां मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ, हमें अपना स्टेबल कार्बोकैटाइन मिल गया, ये स्टेबल था, हमने शिफ्टिंग करवा दी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सेटजेफ रूल क्या होता है, शॉर्ट में आ सकता है। सेटजेफ रूल की जरूरत क्यों पड़ी मैम, जेटसेफ रूल भी कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि एलिमिनेशन हम बीटा कार्बन से कर रहे हैं, है ना जी। अब बीटा कार्बन अगर एक से ज्यादा है तो मैम प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा मिलेंगे। अब उन एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कौन सा वाला मेजर होगा ये कैसे पहचानेंगे मैम, ये पहचानने के लिए हमें चाहिए होगा सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जिसमें भी मैम एल्कीन से डायरेक्टली अटैच ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स पाए जाएंगे, वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि एक ये बीटा था, एक ये बीटा था। एक केस में हमने यहां से प्रोटॉन निकाला, यहां से प्रोटॉन निकाला, दूसरी केस में हमने यहां से प्रोटॉन निकाला। इसमें बेटा एल्कीन के डायरेक्टली अटैच देखो दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें एल्कीन के डायरेक्टली अटैच केवल ये है, तो क्या निकला, तो फिर मैम ये वाला जो प्रोडक्ट था वो हमारा माइनर हो गया, दैट इज हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट जो हो गया वो मेजर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में हमने इसका एक और एग्जांपल समझा, ये देखो ये एक और एग्जांपल है, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट थे तो सेटजेफ बना, कम सब्स्टिट्यूएंट थे तो हॉफमैन बन गया। डन। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, एंड आई होप ये सारी चीजें बेटा आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आज के इस क्लास में हमने क्या क्या कवर किया मैम, आज के क्लास में आपने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बताया और वो सारी फैक्टर्स बताए जो जो हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन को इम्पैक्ट देते हैं या उस पर इम्पैक्ट करते हैं। तो आई होप बेटा यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर है। एक और बार मैं बता देती हूँ कि आज का और प्रीवियस लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ही सवाल बनेगा और सेटजेफ से बनता है शॉर्ट में। तो कल की क्लास जो बताई थी वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास जो बताई वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ध्यान से कर लेना, और अगर कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, और अब यहाँ पूरी एलिमिनेशन रिएक्शन फिनिश हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा, आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं आया, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।